तो यारों, अब टाइम आ गया है राम नाम सत्य करने का। सब लोग अपने अपने घर से औजार लेकर आ जाओ। घर में जो भी मिले फटाफट उठा कर ले आओ। ले आए? अरे भाई बहुत बढ़िया। भाई तुम्हारे घर का तो पता नहीं, लेकिन मेरे घर में बहुत किस्म किस्म के औजार हैं। मैं तो अगर इस औजार से राम नाम सत्य करने के लिए चलूंगा। तो चलो तैयार हो। भाई हम लोग किसी आदमी का राम नाम सत्य करने वाले नहीं हैं। हम लोग आज इस चैप्टर का राम नाम सत्य करने वाले हैं। किस चैप्टर का? सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रिवॉल्यूशन चैप्टर का आज द एंड होने वाला है। हमें जिस टॉपिक को पढ़ना था उसका नाम है स्टैलिनिज्म एंड कलेक्टिवाइजेशन। स्टैलिनिज्म मतलब समझो। देखो यार, स्टेलिन एक आदमी का टाइटल था, जोसेफ स्टेलिन। यार तुम्हें तो पता है कि रशियन कम्युनिस्ट पार्टी का लीडर व्लादिमीर लेनिन थे, लेकिन जब इनका डेथ हो जाता है ना, उसके बाद जोसेफ स्टेलिन रशियन कम्युनिस्ट पार्टी को चलाने लगते हैं। तो वैसा टाइम पीरियड जब जोसेफ स्टेलिन कम्युनिस्ट पार्टी को चला रहे थे उसे स्टेलिनिज्म कहते हैं। और कलेक्टिवाइजेशन मतलब बहुत सारे छोटे छोटे लैंड को एक साथ मिला करके उसमें इंडस्ट्रियल लाइन में खेती करना ही कलेक्टिवाइजेशन कहलाता है। आई होप तुम ये दोनों डिफिनेशन अपने नोट कॉपी में लिख लिए थे। तो यार प्रॉब्लम शुरू होती है 1927 से, 1927 से। क्या प्रॉब्लम शुरू होती है भाई? रसिया के जितने भी टाउन एरिया थे ना, मतलब गांव देहात को छोड़ करके जितने भी शहरी जगह थे, वहाँ पर फूड शॉर्टेज हो रहा था। मतलब खाने पीने की कमी हो रही थी। गांव के लोगों के लिए तो खाने पीने के लिए अनाज हो जाता था, लेकिन शहर के लोगों के लिए होता ही नहीं था। राशन दुकान पर भीड़ होती थी। तो ये सब जोसेफ स्टेलिन साहब देख रहे थे कि क्या हाल चल रहा है, माजरा तो गड़बड़ ही है। उन्होंने पहला डिसीजन ये लिया कि जितने भी फूड ग्रेन्स हैं सारे फूड ग्रेन्स का दाम फिक्स कर दिया जाए, किसान को एक ही रेट पर बेचना होगा। लेकिन ऐसा करने से किसान लोग तैयार ही नहीं थे। बोलते थे कि जा, बेचने से अच्छा मैं घर में ही नहीं रख लूँगा। उसके बाद स्टेलिन के दिमाग में आया कि गांव के जो बड़े बड़े किसान हैं ना, वो लोग फूड ग्रेन्स को छुपा रहे होंगे, ताकि जब फूड ग्रेन का शॉर्टेज होगा तो मैं महंगा दाम में बेचूंगा। इसलिए स्टेलिन ने पुलिस लोगों को आदेश दिया कि जाओ सबका घर छान मारो, किसी के घर ज़्यादा फूड ग्रेन सब मिले तो मुझे बताना। पुलिस लोग सबके घर छान मारे, लेकिन वैसा एक घर पे ज़्यादा फूड ग्रेन स्टोर तो नहीं मिला। तो स्टेलिन का ये आइडिया भी फेल खा गया। अब टाउन के लोगों के लिए फूड ग्रेन कैसे जुगाड़ किया जाए? फिर उसके दिमाग में आया कि गांव के जो किसान लोग हैं ना, वो लोग छोटे छोटे ज़मीन में खेती करते हैं, जिससे कि सही से खेती भी नहीं करते, खाली लैंड का बर्बादी होता है, प्रोडक्शन खाक नहीं होता है। तो एक काम करते हैं, जितने भी लैंड है, जितना भी ज़मीन है, सबको मिला करके इंडस्ट्रियल लाइन में खेती किया जाए, मतलब बड़े पैमाने में। और जो खेती से फ़ायदा होगा उस फायदे को जितने भी किसान लोग काम करेंगे आपस में बांट देंगे। ऐसा कहकर स्टेलिन ने प्लान बनाया। यार तुम्हारे किताब में एक वर्ड मिला होगा, कुलाक्स। कुलाक्स मतलब क्या होता है भाई? इसका मतलब ना, वैसे किसान जो लोग अपने पूंजी से ही खेती कर लेते हैं, उसे अपना खेती करने के लिए किसी और किसान से लोन नहीं लेना पड़ता। वेल टू डू फार्मर। और एक वर्ड मिला होगा, कोल खोज। कोल खोज मतलब यही, बहुत सारे लैंड को, बहुत सारे ज़मीन को आपस में मिला देना और एक बड़ा लैंड बना लेना, उसे कोल खोज कहते हैं। तो भाई कलेक्टिवाइजेशन की क्यों ज़रूरत पड़ी ये तो तुम्हें समझ में आ गया होगा, क्योंकि यार टाउन में फूड शॉर्टेज दिख रही थी। इसलिए अब स्टेलिन ने जो सोचा था उस पर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया। जो किसान लोग बोलते थे कि नहीं मैं अपना ज़मीन को नहीं दूंगा, आपस में मिलाने नहीं दूंगा, उन लोगों से ज़बरदस्ती ज़मीन छीन छीन कर आपस में मिला रहे थे। भाई तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन उठा होगा कि यार रसिया के जितने भी किसान थे वो लोग तो नेचुरली सोशलिस्ट थे, मतलब 3-4 किसान मिल करके खेती करते थे और आपस में खेती का फ़ायदा बांटते थे, तो फिर ऐसा करने में क्यों कतरा रहे हैं? देखो भाई, किसानों लोगों का भी ना कुछ लोगों से पटता है, कुछ लोगों से नहीं पटता है।
और ये लोग अपने से प्रेम से ऐसा मिला करके खेती कर रहे थे, लेकिन स्टेलिन इसे ज़बरदस्ती मिला करके सबको काम करवा रहा है। इसलिए ये लोग ऐसा करना नहीं चाहते थे, बोलते थे कि नहीं, मेरा अपना छोटा सा लैंड में ही खेती करूँगा, अपना ज़मीन को तुम लोगों को नहीं दूंगा, ऐसा कह के बोल रहा था। जब स्टेलिन ज़बरदस्ती उनसे लैंड छीनना शुरू किया ना, तो यार जितने भी किसान थे वो लोग अपना बैल बकरी सबको हत्या करने लगे, मतलब मारने लगे कि मेरा ज़मीन उमीन को छीन लेगा तो मैं क्या करूँगा ये सब बैल लोग का, फालतू में इसका पेट भी भरने नहीं सकूँगा खाम खा रखने के लिए। इसलिए वे लोग अपना घर का जानवर को मार रहे थे। 1929 से 1931 के बीच में ही पूरा रसिया के 1/3 केटल मारे गए। इधर किसान भी गुस्सा रहा है, उधर से स्टेलिन भी गुस्सा रहा है कि मैं देश के लोगों का भलाई चाहता हूँ और ये लोग क्या सोचते हैं। इसलिए वैसे लोग जो कलेक्टिवाइजेशन को फॉलो नहीं कर रहे थे, अपना ज़मीन को मिलाना नहीं चाह रहे थे, उन लोगों को दंड देना शुरू कर दिया और ये भी बोल दिया कि अगर रसिया में रहना चाहते हो ना तो ऐसा करना ही होगा। अगर तुम्हें अपना लैंड को आपस में नहीं मिलाना है तो तुम्हें देश छोड़कर भागना होगा। अब भाई स्टेलिन ये सब कर रहा है तो क्या रसिया का सिचुएशन बदला? नहीं यार, 1930 से 1933 तक तो जैसा चल रहा था वैसा ही चलता रहा, क्योंकि भाई खेती तो अच्छे वे लोग करते थे, लेकिन जब हार्वेस्टिंग करने का टाइम आता था तो प्रकृति साथ नहीं देता था, मतलब नेचर साथ नहीं देता था। कभी ओले पड़ जाते थे तो कभी क्या हो जाता था, इसलिए अच्छा हार्वेस्ट नहीं होता था, जिसके कारण 8 मिलियन लोग भूखे के कारण मर गए। खाने का कमी होगा तो भाई भूख से तो आदमी लोग मरेंगे ही। 8 मिलियन लोग भाई, 80 लाख जन। उसके बाद धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होता गया, लेकिन अब भी बहुत किसान लोग स्टेलिन का ये कलेक्टिवाइजेशन वाला नियम को ओपोज करते थे, जिसके कारण 1939 में स्टेलिन ने उन लोगों को जेल में डाल दिया। धीरे धीरे सिचुएशन चेंज होता गया। तो भाई अब हम लोग चैप्टर का लास्ट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ग्लोबल इन्फ्लुएंस ऑफ रशियन रिवॉल्यूशन। रशियन रिवॉल्यूशन का दुनिया में क्या इम्पैक्ट पड़ा। एक बात तो था कि रसिया के जितने भी पार्टीज़ हैं तो उनमें से सब पार्टी बोल्शेविक को सपोर्ट नहीं कर रही थी। कुछ पार्टी बोल्शेविक को ओपोज भी कर रही थी, लेकिन अधिकतर पार्टी तो बोल्शेविक को सपोर्ट ही ना कर रहे थे। तब ना इसका गवर्नमेंट चल रहा था। बस वर्कर्स लोग सपोर्ट कर रहे थे, क्योंकि वर्कर्स लोग के लिए ये लोग काम भी बहुत किए थे। बात रहा पीजेंट की, तो यार किसान लोगों के लिए भी बहुत काम किया, लेकिन जब किसान लोगों से ज़मीन छीना गया ना, उस समय किसान लोग अपना सपोर्ट ख़त्म कर दिए। अब रसिया का देखा देखी, मतलब बोल्शेविक का देखा देखी, वर्ल्ड में बहुत सारे कम्युनिस्ट पार्टी बनने लगे कि यार सोशलिज्म कितना अच्छा आइडिया है, ऐसा कह के। जैसे कि एग्जांपल में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये एक कम्युनिस्ट पार्टी बना था ब्रिटेन में। रसिया बहुत सारे देश को बोल रहा था कि देखो तुम अपने देश में भी सोशलिज्म ले आओ, ये बहुत अच्छा आइडिया है। अपना कॉलोनियल रूल वाला कंट्री में भी बोल रहे थे कि सोशलिज्म अच्छा आइडिया है, ये सब अपने कंट्री में भी ले आओ, ऐसा कह के इनकरेज कर रहे थे। यार कॉलोनी मतलब नहीं समझे? देखो यार एक एग्जाम्पल देखो, भारत, हमारा भारत देश ना ब्रिटेन का कॉलोनी, तो रसिया का भी कुछ कुछ देश कॉलोनी होगा। और भाई सोशलिज्म आइडिया से कितने लोग इतने इम्प्रेस हो गए ना कि ये आइडिया को सीखने के लिए यूएसएसआर आ गए। वर्ल्ड वार 2 के बाद वही लगभग 1950 के आसपास ये आइडिया, मतलब रसिया में जो सोशलिज्म आया ना, तो ये आइडिया पूरे देश में एक मोटिवेशन की तरह काम किया कि देखो यहाँ सोशलिज्म आ गया है, ऐसा कह के। यार रसिया का बात करें ना तो उसका आइडिया सही था, सोशलिज्म आइडिया बिल्कुल सही था। उनका सोच भी बहुत अच्छा था कि पूरे कंट्री में समाज का राज होना चाहिए, समाज के आधार पर काम होना चाहिए, और उन्होंने वो लागू भी किया। लेकिन यार जिस वे से उन्होंने अपने देश में सोशलिज्म लाया ना, वो थोड़ा गलत था। जैसे कि पीजेंट लोग को जेल में डाल देना, जैसे कभी तुमने पढ़ा ना कि 2 मिलियन पीजेंट को जेल में डाल दिया, तो ये सब थोड़ा ठीक नहीं था यार। इसलिए 20th सेंचुरी का एंड में जो रसिया का इंटरनेशनल रेपुटेशन था कि ये देश कैसे बहादुरी से अपने अंदर सोशलिज्म आइडिया को ले आया,
ये रेपुटेशन खराब होते गया। सोशलिज्म लाया ये तो सही था, लेकिन जिस रास्ते से तुम सोशलिज्म लाया ना, ये थोड़ा गलत था। लेकिन फिर भी इसका जो सोशलिज्म आइडिया है ना, इस आइडिया को बहुत सारे देश के लोग अपने अंदर लागू किए। किसी देश में गवर्नमेंट रूल भी चल रहा है ना भाई, तो भी सोशलिज्म का वो एक एग्जाम्पल है, क्योंकि गवर्नमेंट जो जनता का पैसा है उसको खाता तो नहीं है, जनता का विकास में ही ना लगाता है। इसलिए सोशलिज्म आइडिया बहुत अच्छा आइडिया है। तो यार इसी से हमारा चैप्टर का होता है द एंड। आई होप तुम्हें सारा चीज़ समझ में आ गया होगा। यार मैं तुम्हें कुछ सजेस्ट करना चाहूँगा। तुम्हारे चैप्टर में कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं, जैसे कि कुलाक्स, कोलखोज, ये सब वर्ड्स का मीनिंग याद कर लेना। और हाँ, तुम्हारे किताब में जो न्यू वर्ड्स करके बॉक्स बना करके उसका मीनिंग दिया हुआ है ना, तो वर्ड्स भी याद कर लेना, मीनिंग भी याद कर लेना। और वैसा क्वेश्चन आंसर जिसे मैं पॉइंट्स पॉइंट्स करके लिखाया था ना, वो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर हैं, तो उन पॉइंट्स को भी याद कर लेना। वैसे भी यार अगर तुम हिंदी में कोई भी कहानी को समझ जाते हो ना, तो पॉइंट्स पॉइंट्स करके इंग्लिश में उसे ट्रांसलेट करके लिख ही सकते हो। तो चलो बाय, मिलते हैं किसी नए चैप्टर के साथ।